कि ये वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश पे हुआ, और जिसमें मेरा प्रिविलेज है कानूनी रूप से मैं पेश हो रहा हूँ। मेरा पूरा मानना है कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, कि किसी रूप से दूर दूर तक ये मनी बिल नहीं बनता। इसका एक विकृत रूप से फ्रॉड करके इसको मनी बिल बोला गया, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा। जिसका नाम जीतू नवलान, उसके ऊपर हमने विद एविडेंस कुछ बातें कही। जीतू नवलान वो किस तरह से ईडी के लिए काम करता है, हमने उसके ऊपर एसआईटी की स्थापना की, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई तो एसआईटी बंद कर दी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हुए एफआईआर के बाद एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता, सीनियर एडवोकेट सब ने अब वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक से बढ़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और भरी सभा में वित्त मंत्री की पोल खोल हो रही है और उनके पीछे कौन से बड़े चेहरे खड़े हैं उनके ऊपर भी सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं और कई बड़े खुलासे भी किए जा रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही नहीं, ईडी के कई बड़े अधिकारी भी जेल जाने वाले हैं। और इसमें जो खुलासे हुए हैं ईडी के अधिकारियों को लेकर, उस मामले में उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता संजय राउत ने भी जबरदस्त जानकारी दी है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मामले पर जो भी खुलासा किया है वो भाजपाइयों के होश उड़ा रहा है। बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम सुनते हैं कि वित्त मंत्री के पीछे कौन, इस बारे में क्या बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और कुल आंकड़ा है 8,000 करोड़ का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश पे हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो सुना आपने, उन्होंने क्लियरली कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कोई हवा में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है, कोई राह चलते किसी अधिकारी को शिकायत की कॉपी दे दे एफआईआर दर्ज हो जाए, नहीं। बाकायदा जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्री की दखलंदाजी है। ये याद रहे, इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये एफआईआर ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते चलते उठा के एफआईआर डायल कर दी, ये पुलिस अफसर बैठे इनको मैंने दे दी उठा के एफआईआर, और किसी प्रदेश में पुलिस अफसर ने वो एफआईआर शुरू कर दी। जी नहीं, एक प्रावधान होता है, मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, उस प्रावधान के अंतर्गत एक फिल्टर होता है, एक जांच होती है प्राथमिक रूप से। उस जांच के आधार पर न्यायालय, न्यायाधीश किसी भी दर्जे का हो जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, वो उसको सोच समझ के एक आदेश देता है कि इसमें प्रथम दृष्टीय रूप से एक दंडनीय चीज हुई है, एक ऑफेंस है। प्राथमिक रूप से ये प्रावधान है जो इसमें उठ सकते हैं, आप इसको देखकर तुरंत एफआईआर दायर कीजिए। और यही हुआ, यही प्रक्रिया हुई। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में असंवैधानिक करार दिया, आज वही इलेक्टोरल बॉन्ड, वही पॉलिसी मेकिंग अब बीजेपी के गले की हड्डी बनकर सामने आने वाली है। अब आप सोचेंगे कि यह खेल कैसे हो रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है, दरअसल इसे बस आप एक इंस्टेंस के तौर पर समझिए। 2014 से पहले कभी आप सुनते थे कि पॉलिसी मेकिंग में गड़बड़ियों के चलते पूरी विधानसभा को, पूरी कैबिनेट को ही जेल में डालने की प्रक्रिया, उस परंपरा की शुरुआत कर दी जाए? इस मोदी सरकार ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में इस बात को लेकर डाल दिया कि उनकी पॉलिसी मेकिंग से किसी न किसी को थोड़ा सा लाभ पहुंचा है। पॉलिसी बनाने का अधिकार संविधान उस चुनी हुई सरकार को देता है, लेकिन सरकार पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी से किसी का फायदा, किसी का नुकसान होने लगे, तो इसके लिए पहले किसी कैबिनेट के जेल जाने की परंपरा नहीं थी। अब इसकी शुरुआत हुई है तो इस लपेटे में आएंगे ना। राहत इंदौरी साहब कहते थे
कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां अकेले सिर्फ मेरा मकान थोड़े है, सब आएंगे, सब लपेटे जाएंगे। वित्त मंत्री से शुरुआत हुई है और इसकी आंच इस सरकार को गिराने तक भी पहुंच सकती है। तो जरा यहां पर सुनिए कि क्या कह रहे हैं संजय राउत। तो ये अगर आप इतिहास देखें तो ईडी के ही लोग ज्यादा एक्सटॉर्शन करते रहे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले में, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई देश में है तो ईडी और सीबीआई, और उसकी जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री है। ईडी के अधिकारी किस तरीके से इस धंधे में लिप्त हैं, कैसे मोदी जी के इशारे पर ये अधिकारी अवैध उगाही वसूली करते रहे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और इसमें कई बड़े लोग फंसते चले गए हैं। सुनिए यहां। सबसे पहले ईडी एक भ्रष्ट संस्था है। सीतारामन जी के ऊपर जो अपराध या गुना दाखिल किया है वो क्यों है? पैसा जमा किया है इलीगल तरीके से, करेक्ट, जिसे हम खंडनी बोलते हैं, रंगदारी कहते हैं। तो ये पैसा जमा करने का काम अगर किसने किया है बीजेपी के लिए तो ईडी को टारगेट दिया जाता है कि आप इतने इतने लोगों को पकड़ लो और पैसा जमा करो। हमारे मामले में ये हुआ है। तो सुना आपने, संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने खुद भुगता हुआ है। ये ईडी के अधिकारी का काम ही यही है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करें, उनके लिए धन उगाही का जरिया बने, और इस काम में वो लगातार लगे रहते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम जीतू नवलानी, उसके ऊपर हमने विद एविडेंस कुछ बातें कही थी। जीतू नवलानी वो किस तरह से ईडी के लिए काम करता है, हमने उसके ऊपर एसआईटी की स्थापना की, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई तो एसआईटी बंद कर दी। ईडी के कुछ बड़े अफसर जिसके नाम में सत्य है, सत्य, दूसरे एक थे राजेश्वर सिंह, अब वो बीजेपी के एमएलए है। ये सभी का अगर आप इतिहास और रिकॉर्ड देखें तो सभी ने बीजेपी के लिए पैसा जमा किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। एक व्यक्ति है जो जेल में है, उसका नाम है रोमी भगत। उसने तो मुंबई और देश में ईडी के नाम से दुकान खोला था और उसके साथ बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे। वैसे तो कई ईडी के अधिकारी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं, और उस मामले में भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जाती रही है। राज्य सरकार की जांच एजेंसियों से छीनकर उस केस को केंद्रीय एजेंसियों के पास डालने के लिए कई बड़े वकील तक लगाए जाते हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्या जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में अगर अभिषेक मनु सिंह भी कूदे हैं तो वो पाई पाई का हिसाब कर देंगे। वो अगर कूदे तो जनहित के नाम पर कई बड़े वकील कूद सकते हैं। कपिल सिब्बल की एंट्री होगी। सिर्फ बात इतनी नहीं है कि कपिल सिब्बल आएंगे, प्रशांत भूषण भी आ सकते हैं, ये जो हमारे दवे साहब हैं वो दुष्यंत दवे जी वो भी आ सकते हैं। तमाम ऐसे बड़े वकीलों की अगर फौज कूद पड़ी तो निश्चित तौर पर बीजेपी कैबिनेट की चूलें हिल सकती हैं, वहां जड़ों में कंपन आपको महसूस होने वाली है। जरा यहां पर जयराम रमेश को भी सुनिए। 4 महीने से हम मांग कर रहे हैं कि एक एसआईटी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पूरा खुलासा हो किन्होंने फायदा उठाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने खरीदा, उन पर क्या धमकियां दी गई थी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कैसा दुरुस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ, ताकि कंपनियों को मजबूरी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको खरीदना ही पड़ा। हमने ये मांग करते आए हैं। हमने कई बार जेपीसी की भी मांग की है इस मामले को लेकर, पर परसों दिन एक बेंगलुरु के एक विशेष कोर्ट के आदेश अनुसार एक एफआईआर दर्ज हुआ है, और अभी अभी सिंघवी जी ने आपको बताया है अगले कदम क्या होंगे। समन्स होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तो कब से सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी बनाए जाने की मांग रख रहे हैं, लेकिन जज साहब का आदेश आए तब तो। हम तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो जेपीसी के पास इस मुद्दे को भेजे, लेकिन कोई हमारी बात सुने तब तो। अगर यह मामला जेपीसी के पास जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी एसआईटी बनने की बात हो जाती है, 1 महीना और है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास, क्या करेंगे? पहले जरा जयराम रमेश को सुन लेते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। चंदा दो, धंधा लो, प्रीपेड, ठेका लो, रिश्वत दो, पोस्टपेड, हफ्ता वसूली, पोस्ट रेड, और चौथा फर्जी कंपनी।
तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि। तो सुना आपने, यहां जयराम रमेश के पॉइंट में दम है। यहां अभिषेक मनु सिंघवी जो खुलासा कर रहे हैं उस खुलासे में ताकत है। और ये सब मुद्दे जो है बहुत बड़े हैं और यहां फंसने की पूरी आशंका है। इस कैबिनेट को अब डरने की जरूरत है। ये 300 से ऊपर वाली कैबिनेट नहीं है जहां पर बहुमत इनके पास है। 240 पर सिमटे हैं। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर यह सरकार चल रही है। आखिरकार जब ऐसे गंभीर आरोप लगेंगे जिसकी शुरुआत बेंगलुरु के एक विशेष कोर्ट से हो गई, उस जज साहब को सलाम है जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि उन्होंने वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए। इस मामले में पहले निचली अदालत में सुनवाई होगी और वहां से मामला हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फिर आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई अगर होने लग जाए, अगर जुडिशियरी ने इस मामले में जांच के वाकई में आदेश दे दिए तो क्या होगा। इस बार आसानी से बचना मुश्किल है। वैसे अगर बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो उन्हें भी अच्छे से पता है कि फैसले लेने वाला तो कोई और है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी बनाई, जब उस वक्त के गवर्नर ने उर्जित पटेल साहब ने यह कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे सकता है, अवैध उगाही का जरिया बन सकता है, तो गवर्नर साहब को बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया, ऐसे आरोप लगते हैं। तो जरा सोचिए कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। तो इस खेल पर जांच की जरूरत तो हमेशा से थी और अब जब शुरुआत हो गई है जांच की, निचली अदालत से खेल शुरू हुआ है, तो इसकी आंच बीजेपी की सरकार गिराने तक भी पहुंच सकती है।